Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So, जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे. नाउ दो क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो वो पहले बता देते हैं. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. सो क्वेश्चन वन जो है, क्वेश्चन वन का जो ऑप्शन ए है उसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है. tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 is equal to x plus 1, and this will be the correct answer. ऑप्शन के राइट हैंड साइड में x बाई 2 प्लस 1 है, बट करेक्ट आंसर होगा जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो है x प्लस 1. x बाई 2 नहीं आएगा, 2 फैक्टर जो है वो कैंसिल कर जाएगा. ठीक है. मे भी कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी था ये आंसर मैच गलत है क्या, तो इसमें 2 फैक्टर का मिस्टेक है. एंड जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो सी ऑप्शन है उसमें एक पावर का मिस्टेक है. एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, सॉरी, एक्स क्यूब ई टू द पावर वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8. ऑप्शन में एक्स क्यूब के बदले एक्स स्क्वायर बोला गया है, तो वो तो टाइपिंग मिस्टेक है. दो ऑप्शन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है एनीवन? सर क्वेश्चन नंबर 4. सर क्वेश्चन नंबर 4 था ना जो, हाँ. उसमें प्रिंसिपल वैल्यू का था थोड़ा मुझे. ओके. जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें एक टर्म है आयोटा टू द पावर आयोटा. अब बोला गया है इसका प्रिंसिपल वैल्यू लेना है. प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जो थीटा होगा वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होगा. तो आप देखिए जो आयोटा है, आयोटा को हम ये लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, ऑयलर्स फॉर्मूला. पावर वाले को सेम रखते हैं. हमने जस्ट क्या किया, आयोटा के बदले ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 लिखा है, ऑयलर्स फॉर्मूला जो हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है. और थीटा जो है वो पाई बाई 2 है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू है. तो आयोटा के बदले ये लिखेंगे, तो देखिए पावर में जो प्रोडक्ट होगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, तो दिस माइनस पाई बाई 2. मतलब ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो आ जाएगा d2y dx2 माइनस आयोटा टू द पावर आयोटा के बदले दिस. ये इक्वेशन. ठीक है. तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो आएगा एम स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर पाई माइनस पाई बाई 2. यहां से आप m का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. m इज प्लस माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा माइनस पाई बाई 4, सॉरी आयोटा नहीं होगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो पाई बाई 2 जो है वो पाई बाई 4 बन जाएगा. तो यहाँ पे जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल है. जो केस 1 बताया गया था होमोजीनियस इक्वेशन.
होमोजेनियस इक्वेशन है, केस 1 है, तो इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a e टू द पावर this plus b e to the power plus this। जो केस 1 में सॉल्यूशन था e टू द पावर m1x e टू द पावर m2x, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ना क्वेश्चन में दो कंडीशन गिवन है, उस दो कंडीशन से आप a और b का वैल्यू पता लगा सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन जो है y at x इक्वल टू 0 इज 4, तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू 4 आ जाएगा। और देखिए दूसरा कंडीशन जो गिवन है, जो सॉल्यूशन एज इवन पैरिटी, जो सॉल्यूशन है उसका पैरिटी इवन है। इवन होने का मतलब क्या होगा, इवन फंक्शन। इवन पैरिटी मींस y एट -x यस सर। इक्वल टू yx। इवन पैरिटी मतलब इवन फंक्शन, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप ये कंडीशन अप्लाई करके दोनों तरफ कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे आ जाएगा a इक्वल टू b, y ऑफ -x इक्वल टू yx। फिर दोनों तरफ कोएफिशिएंट कंपेयर कीजिए, a इक्वल टू b होगा, इसका मतलब है a इक्वल टू b एंड बोथ विल बी इक्वल टू 2, बिकॉज दोनों का सम 4 है तो इंडिविजुअली क्या होगा, 2 होगा। फिर यहां से आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, a और b के बदले रिप्लेस कीजिए, कॉस हाइपरबोलिक आ जाएगा आंसर। सॉल्यूशन विल बी 4 cos hyperbolic x into e to the power -4 पाई बाई 4। जस्ट a और b का वैल्यू रिप्लेस कीजिए, दो एक्सपोनेंशियल का सम आएगा जिसको हम हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑप्शन डी। ओके ओके सर। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जब हम RHS और LHS को y से डिवाइड करते हैं एक्स्ट्रा टर्म से, तो RHS की तरफ डिवाइड में y आता है सर, sin x by cos x डिवाइड बाय y। फिर उससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, जो एक्स्ट्रा टर्म वो भी तो एक्स्ट्रा टर्म ही है 1/y। हाँ जी। ये सिंपल, आप देखिए यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है y स्क्वायर है ना, हाँ जी v अज्यूम करते हैं तो ये लीनियर फॉर्म में चला आएगा। ठीक है सर। जस्ट y स्क्वायर को v अज्यूम करना है, पहला टर्म dvdx चलाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। Just one second. Okay. Just one second. इसमें हाँ, कौन सा क्वेश्चन बताइए? सर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो जो कपल्ड इक्वेशन वाला करवाया था आपने, उसी मेथड से हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 2 सर। वाइस का यहाँ पे v, सॉरी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दो इक्वेशन है, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करने हैं। जैसे पहले जो है उसमें n1 प्रेजेंट है,
सो dn1 dt इक्वल टू, प्लीज थोड़ा खुद को रखिए, dn1 dt इक्वल, तो इसको अगर हम सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सेपरेबल फॉर्म में लिख के अगर हम सॉल्व करते हैं तो n1 आ जाएगा सम कांस्टेंट a e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 t। ना क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो a का वैल्यू पता चल जाएगा, a का वैल्यू आएगा n नॉट। तो सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक से सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नाउ इसको हम सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे। इक्वेशन में क्या है, n2 का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन है dn2 dt प्लस लैम्डा 2 n2, ये राइट हैंड साइड में था, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आए, इक्वल टू लैम्डा 1 n1। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने n1 का सॉल्यूशन मिला है उसको सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, दिस प्लस लैम्डा 2 n2 और n1 है n नॉट, एक कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 t। तो n1 का सॉल्यूशन रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, और अब देखिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है। जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद सॉल्यूशन लिखते हैं, वो जस्ट वो टेक्निक अप्लाई कीजिए, ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके सर। लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, सेम टेक्निक। इसमें ऑप्शन बी में e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 2 की जो साइन है ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसमें नेगेटिव दे रखा है। नहीं पॉजिटिव ही आएगा, सॉरी दिस वन सही आ रहा है सर, माइनस ही आएगा, बिकॉज जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, चेक कीजिए। सर एक क्वेश्चन 13 है, वो भी नहीं पता चल रहा थोड़ा सा, मतलब उसमें अप्लाई तो किया था बट बता रहे, क्वेश्चन नंबर 13 में एक डेरिवेटिव बोला गया है, सो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 j4 प्लस x टू द पावर माइनस 4 j4, ये डेरिवेटिव पूछा गया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन। ना एक प्रॉपर्टी बेसल फंक्शन का बताया गया था, डी डी एक्स ऑफ, सर ये देखने में तो ऐसा लग रहा है ना जैसे J4 फंक्शन हो x प्लस 1/x की पावर 4 का। सर जैसे अपन लिखते हैं ना J4x, तो ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि x को x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4 से रिप्लेस कर दिया गया हो। ये मतलब जो अंदर जो टर्म है, ये जो पोलिनोमियल है x4 प्लस 1/x4, ये एक तरह से J4 का फंक्शन नहीं लग रहा है। आप तो बताइए प्रॉपर्टी लग जाएंगे ना इसमें तो इसका फंक्शन है ना, तो लिखा रहता तो J4x लिखा रहता, x टू द पावर 4 क्यों लिखा रहेगा? J4 तो x का फंक्शन है, x लिखा। तो अगर ये वेरिएबल मतलब एक तरह से कांस्टेंट होता है तो सर J4 के पहले लिखा आना चाहिए ना एक तरह से, मतलब नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर J4 x होता तब एक कंफ्यूजन हो सकता था, J4 इज अ फंक्शन ऑफ x लिखा गया है, x टू द पावर 4 के साथ ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ नॉर्मली हम किसी को x टू द पावर 4 का फंक्शन तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, और एज सच J4 के अंदर क्या 1/x टू द पावर 4 आता है? नहीं आता सर, तो आता ही नहीं। तो सर अगर ओनली x टू द पावर 4 होता तो फंक्शन होता सकते, बिकॉज हम फंक्शन x लिखते हैं, x टू द पावर 4 नहीं लिखते नॉर्मली, तो मतलब x ही फंक्शन होता है एक तरह से, बेसल में x ही फंक्शन होता है। तो इसका है माइनस x टू द पावर माइनस n j प्लस 1, ये दो प्रॉपर्टी बताए गए थे, इन दोनों को यूज कीजिए। पहला टर्म में पॉजिटिव पावर है तो देखिए आ जाएगा x टू द पावर 4 j3, पहला प्रॉपर्टी यूज कीजिए।
और सेकंड वाले पार्ट में ये सेकंड प्रॉपर्टी यूज कीजिए, माइनस x टू द पावर -4 J5। ये प्रॉपर्टी यूज करके ये J3 और J5 के फॉर्म में आ गया। बट ऑप्शंस नोटिस कीजिए, ऑप्शन में क्या क्या प्रेजेंट है, J3 एंड J5 प्रेजेंट है। सॉरी, यस सर, J4, J3 एंड J4 को हमें चेंज करना पड़ेगा। We have to express J5 in terms of J4। अब ये तो बस सर उसी से हो जाएगा ना, वो जो एक प्रॉपर्टी थी, इवन उसमें जस्ट 4 रिप्लेस करना है। ठीक है, थैंक यू सर। सर ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें रिकरेंस रिलेशन हमेशा गिवन होगा? हाँ, रेकरेंस अभी तक देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा उसमें तो गिवन ही होता है। ओके। जो रेकरेंस रिलेशन है उसमें n के बदले 4 रिप्लेस, यू विल गेट द आंसर। जैसे रेकरेंस रिलेशन में देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, x है, jn के ब्रैकेट में x है, मतलब वो x का फंक्शन है। हाँ सर, ये रिकरेंस रिलेशन से भी पता लग रहा है कि वो x का फंक्शन है, तो x की पावर 4 का तो हो ही नहीं सकता। n इक्वल टू 4 इट jn J4 सॉरी। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन नंबर 9, सर इस क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है y इक्वल टू 1/3 ln के अंदर 5x माइनस 4/x। अब इसके बाद सर रेंज पता नहीं लग रही है, एक बार रेंज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ना? यस सर, इसका सर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो मैंने कर लिया। लिख बता रहा है। सर क्वेश्चन 15 भी बता देना एक बार। वेरिएबल टेक्निक यूज करना है। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन इस फॉर्मेट e टू द पावर 3y प्लस 5 इक्वल टू 4। ये आ रहा है सॉल्यूशन, इसको हम लॉग के, ठीक है। सॉल्यूशन ये आएगा, यहां से e टू द पावर y को हम लिख सकते, और सॉरी -4 आएगा यहाँ सर, ये -4 आ रहा है। हाँ, तो ये आएगा e पावर 3y 5 माइनस 4x x। लेते हैं y के रूप में, तो टू आएगा 1/3 log 5 माइनस 4x। ठीक है, ये सॉल्व। अब क्वेश्चन में बोला गया है जे x के किस रेंज के लिए ये डिफाइंड होगा। अब बताइए 0 क्या डिफाइंड होता है? नो। और लॉग का जो अगर हम नेगेटिव नंबर का लॉग लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे ये लॉग के साथ जो ये टर्म है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज अगर ये टर्म नेगेटिव होगा 5 माइनस 4x अगर नेगेटिव होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट सॉल्यूशन तो रियल होगा। और लॉग 0 भी नॉट डिफाइंड है, तो ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज लॉग अगर पॉजिटिव है तो वो डिफाइंड है। तो यहां से आपको आसानी से x का रेंज पता चल। सर एक बात पूछनी है इसमें, एक बात पूछनी है सर इसमें, जैसे मतलब मैंने x की फॉर्म में निकाल लिया था इसको, ये जो आया ना सॉल्यूशन x e की पावर 3y माइनस 5 इक्वल टू -4, इसको मैंने सर सीधा ही x इज इक्वल टू -4 बाय मतलब e की पावर 3y माइनस 5 लिख दिया। तो हाँ। सर उसके अंदर ही मैंने सोच लिया कि हाँ ये मतलब x इज ग्रेटर देन 4/5 है, तो ये भी ठीक है क्या सर? क्योंकि देखो नीचे मतलब कि e की पावर 3y और प्लस मतलब -5 है, तो ये चीज तो बड़ी होगी ना, मतलब e की पावर 3y बड़ा होगा, तो फिर ऑब्वियसली मतलब कि अगर ये है तो नीचे अगर बड़ी क्वांटिटी आई मीन छोटा होगा जो भी है सर। नहीं, क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मतलब तो y है ना, आप यहां से कैसे बता रहे हैं? क्योंकि तो मतलब ना आप x का वैल्यू क्यों चेक कर रहे हैं?
आप जो बोल रहे हो हाँ जी। x का वैल्यू, हम तो यहाँ पे y डिफाइंड है कि चेक कर रहे हैं ना, ये चेक कर रहे हैं। ओके। 4/5 जैसा एक फैक्टर तो आ रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है y का वैल्यू डिफाइंड होगा नॉट डिफाइंड होगा, ये देख के कैसे हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये सी सर ऑप्शन। अगर इसको इसको 5x माइनस 4/x लिखें और फिर इसमें अगर अपन इनफाइनाइट पुट करते हैं तो वैसे पुट नहीं कर सकते, मतलब इसको ऐसे अरेंज करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैंने ये सोचना कि आपका x पॉजिटिव है तभी डिफाइंड होगा, x नहीं सर, वो वो तो ठीक है सर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे ये ln के अंदर जो क्वांटिटी है इसको 5x माइनस 4/x है, अब इसमें अगर इनफाइनाइट पुट करे तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, तो नॉट डिफाइंड है। तो सर फिर इसका मतलब x इक्वल टू इंफिनिटी पे डिफाइन नहीं होगा। बिल्कुल। जबकि अगर इसको अरेंज करके देखते हैं 5 माइनस 4/x लिखते हैं और फिर इसमें अपन x इक्वल टू इंफिनिटी पुट करते हैं तो ये ln 5 आता है, ln 5 डिफाइंड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको अरेंज करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे करने बिना अरेंज करे। फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्या सर? अरेंज करके, जैसा बोलो ना 5x माइनस 4/x, तो वो हम्म। करके फिर लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप इन्फिनिटी पुट करना चाहते हैं तो। अगर आप तो वही आपकी वॉइस कट रही है सर, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? आपने यहाँ पे 5x माइनस 4/x के फॉर्म में रखा तो वो हम्म। इन्फिनिटी आएगा, तो उससे हमें आंसर ये इन्फिनिटी पे डिफाइंड है या नहीं है। ओके तो इन्फिनिटी लिमिट कैलकुलेट करना ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी फॉर्मेट में पुट कर सकते हैं। सर, इसमें डीएल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है लिमिट चेक करने के लिए। लेकिन इस अगर हम उस फॉर्मेट ई वाले फॉर्मेट को ही सिंप्लीफाई करते हैं तब तो, हम्म। है ना। हाँ, ठीक है, ये तो बेटर है। रिजल्ट तो बता नहीं सकते, हम्म। ठीक है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। सर इसको हम होमोजेनियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं y के सॉल्यूशन के लिए। होमोजीनियस आ रहा है ये? यस सर। होमोजीनियस नहीं आएगा ये। सर फिर इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो आपने बताया था जब अगर होमोजेनियस ना हो तो 1 अपॉन एग्जैक्ट वाले से हो रहा है सर, ये एग्जैक्ट मेथड से। एग्जैक्ट मेथड से होगा सर, ये हो जाएगा। हो रहा है सर। एग्जैक्ट से हो सकता है लेकिन होमोजीनियस। हम्म। सर 15 क्वेश्चन करवा दो एक बार। बता सर रहा 11 भी करवाना है। 15। लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरेटिंग फंक्शन रिलेशन है वो होता है 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन टी टू द पावर n इंटू पी एन एक्स। ये है, n होता है 0 टू इंफिनिटी। अब क्वेश्चन में एक लेजेंडरी पोलिनोमियल का इनफाइनाइट सीरीज गिवन है, P0 प्लस P1 प्लस P2, इसका सम है। तो अब देखिए यहां पे अगर हम दोनों तरफ t के बदले 1 रिप्लेस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 2 माइनस 2x टू दी पावर माइनस 1/2, और राइट हैंड साइड आ जाएगा समेशन पी एन एक्स, एन इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब ये जो समेशन है इसी का मतलब क्या है, इसी सीरीज का तो सम पूछा गया है, तो इस सीरीज का सम कितना आएगा, ये सी ऑप्शन। जस्ट जनरेटिंग फंक्शन में t इक्वल टू 1 रिप्लेस करना है, विल गेट द आंसर। हेलो सर। ठीक है, 10th क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 11 भी बताना। ये हमने हर्माइट पोलिनोमियल पढ़ा था, हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3
h3x क्या होता है 8x क्यूब माइनस 12x। ना क्वेश्चन में इंटीग्रल गिवन है 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर 64 x टू द पावर 6 माइनस 192 x टू द पावर 4 प्लस 144 एक्स स्क्वायर। ना जो इंटीग्रेंड है वो इवन फंक्शन है, अब चेक कर सकते हैं, जो इंटीग्रेंड है वो इवन फंक्शन है, तो 0 टू इंफिनिटी वाला जो इंटीग्रल है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बिकॉज ये जो इंटीग्रेंड है वो इवन फंक्शन है। ठीक है, तो दिस वन, अब देखिए ये जो टर्म है ना ये बेसिकली h3x का होल स्क्वायर है। जो हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 है उसका स्क्वायर है ये, इसका स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए यही टर्म आ जाएगा। जस्ट a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए। सर 10th क्वेश्चन। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ये इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ऑर्थोनॉर्मलिटी, हर्माइट पॉलिनोमियल का ऑर्थोनॉर्मलिटी में क्या था h3 इंटू h3 सेम ऑर्डर है ना, h3 स्क्वायर का मतलब क्या है h3 इंटू h3, तो जस्ट यूज ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आंसर होता है पावर n, n यहाँ 3 है, n फैक्टोरियल अंडर रूट पाई, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 24 अंडर रूट पाई। Just use orthonormality condition of Hermite polynomials. इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट यह है जो इंटीग्रेंड गिवन है उसके अंदर और हर्माइट पॉलिनोमियल है, ये पता रहना, मतलब ये आइडिया लगाना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ऑर्थोनॉर्मल हर्माइट पॉलिनोमियल है, ये जो पार्ट है, उसके बाद तो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक है सर, इसमें जो फंक्शन है, दोनों फंक्शन है, ये दोनों इवन फंक्शन है। हाँ, प्रोडक्ट भी इवन, इसलिए अपन इनको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की लिमिट में लिख रहे हैं। अगर ये इवन फंक्शन नहीं होते और इनका प्रोडक्ट ऑड फंक्शन होता, यानी इनमें से कोई एक ऑड फंक्शन होता, तो अपन इस फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते थे ना। बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, जो इवन तो आएगा नहीं ना फिर एग्जाम में हमारे, क्या आ सकता है बताइए। ठीक है, 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बता दो सर एक बार। बता। सर अगर ए फंक्शन इवन और ओड हो तो फिर उसको कैसे सोल्व करेंगे? थोड़ा जोर से बोलेंगे, सुनाई नहीं दिया। सर अगर एक फंक्शन इवन हो और एक ओड हो तो फिर उसको कैसे सोल्व करेंगे? फिर तो 0 बन जाएगा सीधा ही, प्रोडक्ट सेम सेम होना चाहिए। तो अगर लिमिट आपका माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है तो 0 बन जाएगा। और अगर सर 0 टू इन्फिनिटी है तो 0 टू इन्फिनिटी में उसमें तो पूरा ओरिजिनल इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है सर, बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, वहां पे हम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। ठीक है सर। इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है सच दैट हर्माइट पॉलिनोमियल बेस्ड है। ये जो नंबर 10 में डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको दोनों तरफ आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन के दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये एक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन चला आएगा। ठीक है, और यहाँ पे n कितना है, ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर इज 25। इसका मतलब है यहाँ पे n इंटीजर है, बोलने का मतलब है n जो है वो इंटीजर है। तो n जब इंटीजर होता है तब दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं,
टू लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऐसा क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया था, तो उसी टाइप का है। तो एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है J5 बेसेल फंक्शन, और दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है Y5। तो ये बेसेल फंक्शन है, और ये न्यूमैन फंक्शन है। तो ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। अब यहां पे बताइए, इसमें जो J5 होता है ये तो x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड होता है, बट जो Y5 है वो x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं होता। इट इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन तो x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। ओके, ये न्यूमान फंक्शन डिफाइन नहीं है, कैसे पता चला? हाँ, न्यूमान फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, ये कैसे बता रहे हो सर आप? समझ नहीं आया। ये देखिए, ये कैलकुलेट करके ही पता चला है। अब ये कैलकुलेशन, इनके बीच में रिलेशन ये होता है, ये कैलकुलेशन करके उसके बाद ही पता चला। ठीक है, न्यूमैन फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है। इसके अकॉर्डिंग जब कैलकुलेशन किया गया था तो देखा गया x इक्वल टू 0 पे वो डिफाइन नहीं आ रहा है, रिलेशन होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इक्वेशन हैज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, वन ऑफ विच इज नॉट एनालिटिक x इक्वल टू 0। इक्वेशन के दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है। अगर डिफाइंड नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं होगा। ऑप्शन तो मतलब करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड ऑप्शन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विच इज वेल डिफाइंड एट x इक्वल 0। जो सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पे वेल हैज अ डेफिनिटी। कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहा है? बेसेल फंक्शन, यही डिफाइंड है। J5 का पैरिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी बेसेल फंक्शन का, यहां पे n ऑड है तो ऑड पैरिटी होगा। और डेफिनिट पैरिटी का मतलब क्या होता है? आइदर इवन पैरिटी होगा और ऑड पैरिटी होगा। इस केस में ऑड पैरिटी है तो पैरिटी डेफिनिट है। पैरिटी डेफिनिट होने का मतलब आइदर इवन और ऑड, इस केस में ऑड है। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट स्टेटमेंट ही है। सेकंड में जो लेकिन सर इसमें दूसरा ऑप्शन तो डिफाइन नहीं है ना, इसका दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0 पर। सॉल्यूशन डिफाइंड, उसके बारे में ही बोला गया है। जो सॉल्यूशन डिफाइंड है उसका पैरिटी डेफिनिट है, ये तो मेंशन ही, दूसरे के बारे में तो नहीं जा रहा है। सॉल्यूशन विच इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 मतलब J5 की ही बात की जा रही है। सी ऑप्शन में गिवन है सॉल्यूशन विच इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 मतलब फिर से J5 की बात की जा रही है। हैज ए ऑसिलेटरी नेचर विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। बेसेल फंक्शन नेचर क्या होता है? ऑसिलेटरी, ये भी इसका है। ऑसिलेटरी नेचर और एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा, ये भी हमने बेसेल वाले पार्ट में पढ़ा था प्रॉपर्टी में। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है दोनों में बेसेल फंक्शन के बारे में जस्ट बोला गया है, न्यूमैन फंक्शन के बारे में नहीं। तो क्वेश्चन बी और सी में मेंशन किया गया है जो सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, मतलब J5 के बारे में बोल रहा है। तो बी और सी भी करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट ऑब्वियसली कौन सा होगा? डी ही होगा। इक्वेशन हैज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, one of which is not analytic at x equal to infinity। जो बेसेल फंक्शन है, बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? क्या बताया गया था? में क्वेश्चन भी था, इसके लिए x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, एंड x इक्वल इंफिनिटी ऑर्डिनरी पॉइंट है।
से बुकलेट क्वेश्चन भी ऐसे। यहाँ पे सेकंड इस इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम न्यूमैन फंक्शन क्यों लेके आते हैं? वैसे तो हम करली y बाई करली m करके निकालते हैं ना सेकंड सॉल्यूशन। ये सिर्फ डिफरेंट में लिखा गया है, सॉल्यूशन आता है और जो हम वो पार्शियल डेरिवेटिव से निकालते हैं उसे सेम सॉल्यूशन। बट इसको भी फ्रोबेनियस मेथड से सोल्व करें तो m की दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 5 m की। तो जो आपने फ्रोबेनियस मेथड बताया था इसमें भी तो सॉल्यूशन बेसल फंक्शन फ्रोबेनियस मेथड से निकाल रहे हैं ना सर? ये आपकी आवाज कट रही है सर, आपकी वॉइस है ना बहुत कट कट के आ रही है, या तो आप म्यूट कर दो सर। सबसे ज्यादा टीआरपी पे चल रहा है। जो बेसल फंक्शन होता है वो फ्रोबेनियस सीरीज से आता है, इट इज नॉट फ्रॉम फ्रोबेनियस सीरीज। जो न्यूमैन फंक्शन है इट इज नॉट ए फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन। n का वैल्यू जब इंटीजर होता है तो सेकेंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हम फ्रोबेनियस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर इंटीजर के केस में आपने ये नहीं बोला था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं, तो यहाँ पे n तो इंटीजर है ना हमारे पास। तो लीनियरली डिपेंडेंट मैंने किसको किसको बताया था? J5 और J-5 को बताया था। मैंने जब n आपका इंटीजर है तो आपका J5 और J-5 डिपेंडेंट है, तो सेकेंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है जिसको न्यूमैन फंक्शन हम बोलते हैं। इट इज नॉट ए फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन। अगर आपको पूछा जाता है जो n इक्वल टू इंटीजर के लिए कितने सीरीज सॉल्यूशन है तो आंसर एक ही आएगा, ये सीरीज सॉल्यूशन है, ये सीरीज सॉल्यूशन नहीं है। आपने ये जब करवाया था तो आपने बोला था कि m इज सेम आ जाते हैं तो सेकंड सॉल्यूशन करली y बाई करली m करके निकालते हैं। मैंने वही बार बार बोल रहा हूं, जो करली y बाय करली m करके भी जो सॉल्यूशन आएगा और इस फॉर्मूले से भी जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम आएगा, लेकिन वो सीरीज सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये सिर्फ बेसल इक्वेशन के केस में ये ट्रू है, और सभी डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम सोल्व कर सकते हैं ना से करली y बाय करली m से सेकंड। बाकी में तो आएगा ही नहीं, बिकॉज बाकियों में तो पॉलिनोमियल आ जाता है, बाकियों में तो पॉलिनोमियल आ जाता है ना। ये वाला जो मैंने बताया था करली y करली m जो है वो आप बेसिकली बेसल में ही आएगा, बाकियों में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा एज सच। ठीक है सर, इसका कोई डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन होता है ये न्यूमैन फंक्शन जो होता है? हाँ, जो भी बेसल इक्वेशन हो उसमें सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन न्यूमैन फंक्शन से ही निकाल लेंगे सर। हाँ, बिकॉज n इंटीजर जब होता है तो सेकेंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फ्रोबेनियस जो सीरीज सॉल्यूशन है उस फॉर्मेट का नहीं आता, तो न्यूमैन फंक्शन वाला जो फॉर्मूला बताया गया उसी से सेकेंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैलकुलेट किया जाता है। सर, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है बाई एन एक्स का, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं जे एन एक्स यूज करके? ये अगर आप रिलेशन चेक करना चाहते हैं तो इसका डेरिवेशन ऐसे होता है, जब n का वैल्यू इंटीजर है तो जो सेकेंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है उसको इस फॉर्मेट का एज्यूम किया जाता है। एज्यूम द सेकेंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन टू बी दिस y2 is equal to some function of x into jnx। लीनियरली इंडिपेंडेंट है बिकॉज यहां पे फंक्शन ऑफ x से मल्टीप्लाई किया गया है। अब इस सॉल्यूशन को जब आप बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं तब ये न्यूमैन फंक्शन का फॉर्म डिराइव होता है। तो सेकेंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए ये सॉल्यूशन एज्यूम किया जाता है jnx इंटू सम फंक्शन ऑफ x, और इस सॉल्यूशन को जो बेसल इक्वेशन है इसमें रिप्लेस करने के बाद ये जो u ऑफ x है ये इस इंटीग्रल फॉर्मेट में आता है।
ये प्रॉपरली डिराइव किया जाता है, ये न्यूमैन फंक्शन का जो फॉर्म लिखा गया है। जस्ट इस सॉल्यूशन को आप बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करना है। फिर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है आपने, ये आती है? हाँ बिल्कुल, ये सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जब रिप्लेस किया जाता है तो ये आता है, दिस वन, ये फॉर्मेट आता है। मैं इसका डेरिवेशन ग्रुप में भेज दूंगा, ये फॉर्म कैसे आता है ये रिप्लेस करने के बाद। तो सर इसमें ऑप्शन डी में x इक्वल टू इनफाइनाइट ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो इसलिए एनालिटिक नहीं होगा। x इक्वल टू इन्फिनिटी ऑर्डिनरी पॉइंट है, इसका मतलब इन्फिनिटी पे सॉल्यूशन डिफाइंड होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के ऑप्शन डी में क्या बोला गया है, इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस वन ऑफ व्हिच इज नॉट एनालिटिक एट इन्फिनिटी। अब x इक्वल टू इन्फिनिटी अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो उस पे सॉल्यूशन क्या होगा, डिफाइंड आएगा, मतलब एनालिटिक आएगा। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पे सॉल्यूशन जो है, जितने भी सॉल्यूशन है वो एनालिटिक ही होंगे। बट ऑप्शन डी में बोला गया है एक सॉल्यूशन एनालिटिक नहीं होगा, तो वो गलत स्टेटमेंट है। ऑर्डिनरी पॉइंट पे सॉल्यूशन डिफाइंड होता है। ठीक है सर, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे? दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज फॉर ऑल x। यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओके ओके, यहाँ पे x तो कुछ भी हो सकता है ना, ये जो सॉल्यूशन लिखा गया, इन्फिनिटी भी हो सकता है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा था किसी ने। सर इसमें एक चीज और पूछनी थी, जैसे आपने बोला है कि जब बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अगर इंटीजर वैल्यू होती है n की तो दो सॉल्यूशन आते हैं, बेसल फंक्शन और न्यूमान फंक्शन। अब बेसल फंक्शन तो x इक्वल टू 0 पे डिफाइन है और न्यूमान फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है। तो ये डिफाइन नहीं है, उसके बावजूद भी इसको बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, अगर उसमें एनालिटिक, देखिए सॉल्यूशन आप कब नहीं बोलेंगे, अगर कोई सॉल्यूशन एवरी पॉइंट पे ही डाइवर्ज कर जाता है, जो किसी भी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, तब उसको हम लेकिन ऐसा तो हो ही सकता है जो सॉल्यूशन का एक पॉइंट सिंगुलर पॉइंट हो। इधर एक ही पॉइंट है ना, ऐसा तो नहीं है जो हर जगह पे नॉट डिफाइंड है। अगर हर जगह पे नॉट डिफाइंड होता तब हम उसको सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो जनरली बोल रहे हैं कि ये न्यूमान सॉल्यूशन है, ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी ये x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है, ये इसकी अलग प्रॉपर्टी है। हाँ, वो उसका सिंगुलर पॉइंट है बेसिकली, न्यूमैन फंक्शन। इन्फिनिटी पे डिफाइंड होगा। हाँ, इन्फिनिटी पे डिफाइंड होगा सर। एंड होगा बिकॉज बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट है इन्फिनिटी। मतलब y5 डिफाइंड होगा एट इन्फिनिटी। हाँ सर ये y5 मतलब ये जो क्या नाम है न्यूमैन फंक्शन, वो डिफाइंड होगा x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे डिफाइंड होगा, 0 आएगा वैल्यू। हेलो सर। हाँ बताइए सर, बेसल फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो n होता है वो तो एक इंटीजर ही होता है, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि अगर एक इंटीजर होगा तो? हेलो सर। हाँ, हाफ इंटीजर भी तो होता है न इसमें। n हाफ इंटीजर भी होता है, इंटीजर भी होता है। हाँ, और नेगेटिव इंटीजर भी होता है। सर तो फिर आप ये बोल रहे हो ना कि यहाँ पे 25 एक इंटीजर है, इसलिए हम दूसरा जो सॉल्यूशन लेंगे वो न्यूमैन फंक्शन होगा। यहाँ पे n का वैल्यू इंटीजर है, इसलिए हम न्यूमैन फंक्शन ले रहे हैं। तो बेसल फंक्शन में तो सर इंटीजर ही तो होता है n। हाँ, बेसल फंक्शन में जो n n हाफ इंटीजर दोनों ही होते हैं, इंटीजर भी और हाफ इंटीजर भी। n जब इंटीजर है तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं, बेसल फंक्शन एक होता है और दूसरा होता है न्यूमैन फंक्शन, जब n इंटीजर होता है। और n जब हाफ इंटीजर है, 1/2, 3/2, 5/2, when n is half integer, तब हमें न्यूमैन फंक्शन का जरूरत नहीं पड़ता, तब दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं jn
एंड j माइनस n। यही दो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं जब n हाफ इंटीजर। न्यूमेरिक का जरूरत तभी पड़ता है जब हम n इंटीजर है तो। n इंटीजर है। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर जो ऑप्शन 8 था, डी ऑप्शन, x इक्वल्स टू इनफाइनाइट दे रखा था, अगर ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट होता तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते थे कि डिफाइन होगा या नहीं, उस पे एनालिटिक होगा या नहीं। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 0 के अलावा बाकी सारे पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो अगर x इक्वल टू इंफिनिटी के बदले x इक्वल टू 100 भी गिवन होता तब भी डिफाइंड होता। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही सिंगुलर पॉइंट है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के अलावा बाकी सारे ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो सॉल्यूशन डिफाइंड होगा। तो इंफिनिटी के बदले अगर कोई दूसरा पॉइंट होता 100, 200 तब भी वो एनालिटिक होता। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये बेसिकली कॉची ऑयलर इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर d2y dx2 प्लस kx dy dx प्लस y इक्वल टू 0। ये कॉची ऑयलर इक्वेशन है। तो कॉची ऑयलर इक्वेशन में हम क्या रिप्लेस करते हैं, x के बदले e टू द पावर t, मतलब t इक्वल टू log x। ये स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट होता है। तो ये जो एक्स स्क्वायर d2y dx2 है इसके बदले आ जाएगा d2y dt2 माइनस dy dt। ये स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट होते हैं। ये कैसे आता है क्लास में डिस्कस किया गया था। प्लस k x dy dx के बदले आता है dy dt प्लस y इक्वल टू 0। तो ये dy dt वाले टर्म को एक साथ लिख देते हैं, तो ये आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस k माइनस 1 dy dt प्लस y इक्वल टू 0। तो होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो होगा m स्क्वायर दिस ये होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसी के दो रूट्स आएंगे। अब क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन बोला गया है, जो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है c1 प्लस c2 log x इंटू c2 log x इंटू x। इसको अगर हम t के फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज ये इक्वेशन t के फॉर्म में था, तो c1 प्लस c2 log x के बदले t, यहां से पता चला, और x के बदले e टू द पावर t। अब इस सॉल्यूशन देख के आप बता सकते हैं m का वैल्यू क्या क्या आएगा, ये आइडिया तो लगा सकते हैं। ये कौन सा केस है होमोजीनियस इक्वेशन का? 1 1 आएगा सर। इक्वल टू सेकंड, m का वैल्यू है 1 1। ठीक है, तो अब बताइए m का वैल्यू 1 1 आने के लिए इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर m 1 1 आ रहा है तो इक्वेशन ऐसा बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन आना चाहिए, तभी 1 1 आएगा। नाउ कंपेयर करके देखिए, दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी। यहां से k का वैल्यू पता चल जाएगा कंपेयर करेंगे तो। ओके सर। तो ऐसा इक्वेशन बनेगा तभी 1 1 आ सकता है। तो कोएफिशिएंट कंपेयर कीजिए, k माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, वहां से k का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1। सर क्वेश्चन 8 करवा दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं सर। इसी क्वेश्चन को हम
भी कर सकते थे, जैसे इसका जनरल सॉल्यूशन गिवन है हमें, तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसका सॉल्यूशन का डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव और y की वैल्यू पुट कर दें तो वहां से भी k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप सॉल्यूशन प्लेस करते हैं तब भी आंसर आएगा। ठीक, थैंक यू। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो आएगा L m स्क्वायर प्लस R m प्लस 1/c। I इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, R L और C तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के रूट्स हम क्या लिख सकते हैं, देखिए m इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आ जाएगा रूट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इम्पीडेंस आर चोजन सच दैट R इज इक्वल टू, जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है उनको ऐसे चूज किया गया है जो R इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L/c। इसका मतलब ये होगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू L/c। तो यहां पर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल करके ये 0 बन जाएगा। ये गिवन है जो RLC को ऐसे चूज किया गया है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो अंडर रूट के अंदर जो टर्म है वो 0 बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे रूट्स क्या आ रहे हैं, m इज इक्वल टू माइनस R/2L। एक ही रूट मतलब रियल एंड इक्वल, दोनों रूट सेम आएंगे ना, ठीक है, रियल एंड इक्वल, बिकॉज अंडर रूट वाला पार्ट सेम है तो दोनों रूट सेम आ जाएंगे। केस 2, तो केस 2 में सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं कैपिटल I इक्वल टू a प्लस dt इंटू e टू द पावर माइनस R/2L इंटू t। तो केस 2 में सॉल्यूशन हम ऐसे लिखते हैं ना। क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है, इनिशियली करंट 0 है, वहां से हम a का वैल्यू पता लगा सकते हैं। एट t इक्वल टू 0 करंट इज 0। ये कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो वहां से a का वैल्यू 0 चला आएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, d इंटू t e टू द पावर माइनस दिस। ना क्वेश्चन में बोला गया है इनिशियली करंट तो 0 है, अब करंट फिर से 0 कब बनेगा। अब बताइए t इक्वल टू 0 के अलावा और करंट कहां पे 0 बन सकता है। एक तो t का, जैसे ये t ये वाला जो पार्ट है इट विल बी 0 एट t इक्वल टू 0, तो करंट भी 0 चला आएगा, वो क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा और किस टाइम पे बन सकता है, जब ये 0 बनेगा, ये 0 कब बनेगा, t इक्वल टू इंफिनिटी। इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, ये भी क्वेश्चन में हो सकता था जो करंट का वेरिएशन का ग्राफ पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन में ग्राफ गिवन होते, तो करंट वर्सेस टाइम। यहां पे देखिए स्मॉल t के लिए कौन डोमिनेट करेगा, t। स्मॉल t के लिए t डोमिनेट करेगा, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। और लार्ज वैल्यूज ऑफ t के लिए एक्सपोनेंशियल पार्ट डोमिनेट करेगा, तो यहां पे एक वैल्यू पे मैक्सिमम आएगा और फिर एक्सपोनेंशियल डीके। तो करंट का टाइम वेरिएशन ऐसा दिखेगा। स्मॉल t के लिए t डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए यहां पे स्ट्रेट लाइन है, और लार्ज t के लिए एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसका रीजन पहले भी हमने क्लास में ये इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे।
स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू के लिए कौन डोमिनेट करता है, इसी टाइप का क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं करंट कहां कहां पे जीरो बनेगा, एक तो t इक्वल टू जीरो पे जीरो बनेगा और दूसरा t इक्वल टू इंफिनिटी पे बनेगा। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो पे गिवन है और किस टाइम पे पूछा गया है, तो इंफिनिटी आंसर होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 में जो CF की वैल्यू है वो सही। क्वेश्चन नंबर 5 में CF जो निकाला है 1 + 4x वो सही है सर, 1 + 5x नहीं आएगा? सही आ रहा है सर। नहीं, सही करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट आएगा, आई थिंक सही है ये। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सही है। 1 + 4x होगा, सी आएगा करेक्ट, आई थिंक सही ऑप्शन सही है, इसमें गलत नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जस्ट y स्क्वायर के बदले v रिप्लेस कीजिए। था क्वेश्चन नंबर 6 में y स्क्वायर के बदले v रिप्लेस कीजिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ये रिप्लेस करने के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। रिप्लेस कीजिए। और सर जैसे ln के अंदर कोई क्वांटिटी गिवन है और अपने को चेक करना है वो क्वांटिटी फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू से तो एक पॉइंट भी पता चलेगा ना, पूरे रेंज थोड़ी ना पता चलेगा। तो सर जैसे उस क्वेश्चन में x इक्वल टू 4/5, जैसे x इक्वल टू इनफाइनाइट पे अपन चेक करें, अब अपन ने x इक्वल टू 4/5 पे चेक कर ही लिया। अब अपन x इक्वल टू इनफाइनाइट पे चेक करना चाहें तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो उसको डीएल हॉस्पिटल रूल से सोल्व करें तो वो फाइनाइट बन रहा है, यानी x इक्वल टू इनफाइनाइट पे y फाइनाइट है, यानी y डिफाइन है। ऐसा बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ बोल सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू तो से ये मतलब हर बार आप जैसे बोल रहे थे कि वो फॉर्म बन जाए तो अच्छी बात है, पर अगर जैसे मान लो फॉर्म में अपन रिड्यूस नहीं कर पाए और अपने को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चेक करना हो, तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पे लिमिट चेक करके भी बता सकते हैं ना कि उस पॉइंट पे वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। नॉर्मली लिमिटिंग वैल्यू हम तभी चेक करते हैं जब इन्फिनिटी पे पूछा जाए, बाकियों के लिए डायरेक्ट हाँ इन्फिनिटी पर ही, हाँ इन्फिनिटी पर ही, क्योंकि बाकियों के लिए तो अपन निकाल ही लेंगे डायरेक्ट पुट करके, तो उससे फिर उसकी रेंज बता सकते हैं कि एक्स की क्या रेंज होगी। रेंज बताना मुश्किल है ना, लिमिटिंग वैल्यू से तो आप सिर्फ एक पॉइंट पे पता कर रहे हैं ना, रेंज कैसे बताएंगे? सर जैसे x इक्वल टू 4/5 आ गया अपने पास पॉइंट, 4/5 अपने को मतलब 4/5 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, तब वो ln डिफाइन नहीं होगा। ओके 4/5 होगा तो 0 हो जाएगा, तो होना नहीं चाहिए वो। हाँ, अब 4/5 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी पॉइंट हैं अपने को पता है उन सबके लिए डिफाइन है। अब अपने को x इक्वल टू इनफाइनाइट चेक करना है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि x इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए लिमिटिंग वैल्यू लगा के चेक कर सकते हैं ना? इन्फिनिटी के लिए बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ओके, और सर जैसे इसमें आंसर है, तो आंसर जो सारे आंसर हैं वो सारे x की रेंज है, लेकिन मैक्सिमम रेंज इसकी जो आएगी वो x ग्रेटर देन 4/5 वाली आएगी, तो इसलिए वो वाला ऑप्शन टिक कराए। बाकी आंसर कोई भी गलत नहीं है, सारे x की रेंज है जिनमें y डिफाइन होगा। बिल्कुल, मतलब वो एक वो एंटायर रेंज बता रहा है जो कोई ऑप्शन। हाँ एंटायर रेंज तो बी वो x ग्रेटर देन 4/5 वाला ऑप्शन ही बता रहा है। बिल्कुल। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इजी। अगर आपको ध्यान है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल का एक प्रॉपर्टी बताया गया था,
लेजेंडरी पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 होता है व्हेन n इज एन ऑड इंटीजर, और इसका वैल्यू नॉन जीरो होता है, फॉर्मूला में बताया गया था, बस उसका जरूरत नहीं है, नॉन जीरो होता है जब n इज एन इवन इंटीजर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जस्ट रेशियो पूछा गया है P99 एट x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई P100 एट x इक्वल टू 0। तो आप नोटिस कीजिए जो 99 वाला है ये क्या ऑड इंटीजर है, तो ऊपर वाला 0 चला आएगा, नीचे वाला कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो रेशियो कितना बनेगा? 0। ठीक है, एक सेकंड ऑर्डर किसी ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है टाइप 6, तो उससे सॉल्व कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, आपने खुद से सॉल्व करने के लिए दिया था ये क्वेश्चन हमें। सर इसमें मेरी इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स m इज इक्वल टू 0 0 आ जाते हैं, और मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन y1 इज इक्वल टू आता है सर y1 इज इक्वल टू में c नॉट इंटू 1 प्लस समेशन के फॉर्म में बताइए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये x की पावर n ही आता है सर, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, x टू द पावर k आ जाएगा ना? हाँ जी हाँ जी ये आ रहा है? हाँ जी। तो क्वेश्चन क्या है और इनिशियल रूट क्या है? 0 0। और ये मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी बता देती हूँ, x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये m0 आ गया। अब क्वेश्चन क्या है आपका बताइए। अब सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकलेगा सर इसका y2? यहाँ पे भी आपने m, ये जो सॉल्यूशन आया है ये m इक्वल टू 0 के लिया है, ठीक है। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे m के रेस्पेक्ट में, और फिर m के बदले 0 रिप्लेस करेंगे। या आप ये ना लिख के आप ऐसे सोच सकते, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था हमारे पास क्या था, k प्लस m होएगा सर, समेशन c k x टू द पावर k प्लस m, इसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव करने के बाद m के बदले 0। तो ये देखिए क्या आएगा, m के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये x टू द पावर k वाला पार्ट तो कांस्टेंट रहेगा, तो समेशन c k x टू द पावर k, और x टू द पावर m का डेरिवेटिव क्या होगा, x टू द पावर m इंटू लॉग x, डेरिवेटिव m के रेस्पेक्ट में है, m इक्वल टू 0। यहां पे ये फॉर्मूला यूज किया गया है डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, पावर में अगर वेरिएबल है तो ये होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। यहाँ पे m वेरिएबल है और m पावर में है, तो x टू द पावर m का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा x टू द पावर m इंटू लॉग x। नाउ आप m के बदले 0 रिप्लेस कीजिए, ये फाइनल सॉल्यूशन आएगा c नॉट लॉग x, इसको समेशन के बाहर लिखते हैं, समेशन x टू द पावर k, m के बदले 0 रिप्लेस कर दिया, ये सेकंड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है ये डेरिवेटिव कैसे किया है?
Any other question? So ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक यू सर.